नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ राजस्थान ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें हमने राजस्थान के फिजिकल ज्योग्राफी को डिटेल में कवर किया है। राजस्थान ज्योग्राफी को देखने से पहले हमें थोड़ी आउटलाइन वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी लेनी पड़ेगी, जिसमें हम एंशिएंट टाइम में अगर जाते हैं तो पृथ्वी दो भागों में बटी थी, जिसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहते हैं, और इन दोनों को मिला के जो लैंड फॉर्म था उसे पैंजिया कहा जाता है, और बाकी शेष भाग वाटर बॉडी थी, और उस टोटल वाटर बॉडी को 33 सागर कहा जाता है। उसके बाद आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ी है, या आपने सुना होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण पृथ्वी कई प्लेटों में टूट जाती है, और इस टूटने के कारण पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वह आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, और उस फॉरवर्ड मूवमेंट के कारण पृथ्वी अलग अलग महाद्वीपों में, और आज जिस फॉर्म में हमें पृथ्वी में लैंड फॉर्म दिखता है उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेट्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी प्लेट्स है अफ्रीकन प्लेट्स, उसके बाद है अंटार्कटिका प्लेट, फिर है यूरेशियन प्लेट, चौथी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, छठी है साउथ अमेरिकन प्लेट, और सातवीं है पैसिफिक प्लेट। हमारा जो इंडिया है वह 2 प्लेट से मिलकर बना है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई तो जो टोटल लैंड फॉर्म आज इंडिया का आपको दिखता है वह इन दोनों प्लेट्स के टक्कर के कारण ही दिखता है। अब इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो कॉन्टिनेंट बने उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया है, ताकि आपको सातों कॉन्टिनेंट भी पता रहे और उनका ऑर्डर भी पता रहे। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया महाद्वीप है, उसके बाद है अफ्रीकन महाद्वीप, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, या स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले हिस्से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि पृथ्वी का आज का जो रूप हमें दिखता है वह उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण बना है। आज के रूप में हम जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं या ज्योग्राफिकल उसको स्टडी करते हैं तो पृथ्वी को कुछ इमेजनरी लाइंस में बांटा गया है। उसमें 2 प्रमुख इमेजनरी लाइन होती हैं, जिसमें एक को कहते हैं लैटिट्यूड और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में कहें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब अक्षांश रेखा जो है वह पृथ्वी को बरोबर नॉर्थ और साउथ 2 भागों में बांटती है, और जो प्राइम लैटिट्यूड है वह 0 डिग्री अक्षांश है, उसे इक्वेटर कहा जाता है। और इस लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा का प्रमुख कार्य यह क्षेत्र की जल निर्धारक होती है। यानी हम अक्षांशीय विस्तार से उस क्षेत्र का जलवायु की उस जलवायु की गणना कर सकते हैं। 1 डिग्री 110 किलोमीटर होता है। इसी प्रकार जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं या जिन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, वह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट। और 0 डिग्री देशांतर वह समय निर्धारक का कार्य करती है। एग्जाम में यह पॉइंट डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा में जाने पर कितने समय में चेंज आता है, तो इसका 4 मिनट फर्क आता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे लॉन्गिट्यूड समय निर्धारक है और लैटिट्यूड है जो जलवायु निर्धारक है। इसी लैटिट्यूडनल लाइंस के आधार पर हम पृथ्वी को हीट जोन में भी बांटते हैं। पृथ्वी को 3 हीट जोनों में बांटा गया है, जिसमें एक है पोलर जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन, और तीसरा है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन फ्रेंड्स वह जोन है जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं, और टेम्परेट जोन में वह थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, और पोलर जोन में वह सर्वाधिक तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसी कारण वहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। तो जो ट्रॉपिकल जोन है इसका निर्माण जो लैटिट्यूड है, जिसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहें, वहाँ से 23.5 डिग्री साउथ जिसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य का जो क्षेत्र है उसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और ट्रॉपिकल जोन्स का मतलब होता है वहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। और ट्रॉपिकल जोन में जो टेम्परेचर होता है वो सर्वाधिक होता है और वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर लगभग एक समान मौसम रहता है। उसके बाद जो ये ऊपर टेम्परेट जोन है, जिसे हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी गर्मी में जो तापांतर होता है उसका अंतर सर्वाधिक होता है और यहाँ पर सभी सीजन उपस्थित होते हैं। इनको हम जब राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जैसे राजस्थान का जो बांसवाड़ा क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, इस कारण वहाँ पर सर्वाधिक सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। लेकिन जो गंगानगर है वो राजस्थान के सबसे नॉर्दर्न साइड में स्थित है, तो वहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमने देखा कि राजस्थान जो भारत में स्थित है वह नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। हमने पिछले डायग्राम में देखा है, आपने देखा हीट जोन में, जिसमें भारत का आधा हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है और नॉर्दर्न एरिया जो है वह सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में आता है। तो अब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं, जिससे भी हमें थोड़ा जलवायु का पता चलेगा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर है। यानी भारत का लैटिट्यूडनल विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है वह 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। एग्जाम में यह डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब ये जो देशांतरीय विस्तार है, इसका जो सबसे पूर्वी भाग है वह गुजरात का सर क्रीक है, सबसे पश्चिमी भाग है वह गुजरात का सर क्रीक है, और सबसे पूर्वी भाग है वह अरुणाचल प्रदेश का कीबुतु है। इसी प्रकार जो सबसे सदर्न पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट है, और जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वह इंदिरा कोल है। आप इनको याद रखें। अभी हमने देखा कि भारत के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, यानी कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती हैं, जिसमें नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है और ये ऊपर वाला यहाँ तक का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है। जो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले वह एंटर करती है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी वह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर निकलती है। और यही रेखा भारत के जलवायु को 2 भागों में बांटती है, यानी नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ऊपर उपोष्ण, यानी नीचे ट्रॉपिकल और ऊपर सब ट्रॉपिकल। इसी प्रकार यह जो खड़ी रेखा आप देख रहे हैं, यह भारत की देशांतरीय विस्तार है 82.5 डिग्री। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के स्थित जो इलाहाबाद है वहाँ से नैनी नामक स्थान से निकलती है, और यह जो विश्व की प्राइम मेरिडियन है जो इंग्लैंड के स्थित लंदन से ग्रीनविच से निकलती है, उससे 5.5 घंटे आगे है। यानी जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। राजस्थान दोस्तों, जैसा आप इसकी आकृति से देख सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट ही सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति इस प्रकार की है, तो इसकी आकृति पतंगाकार या चतुष्कोणीय है। राजस्थान का जो सदर्न टिप है वह बांसवाड़ा का कुशलगढ़ का बोरकुंड गांव है, और नॉर्दर्न टिप है वह गंगानगर का कोणा गांव है।
इसी प्रकार जो राजस्थान का वेस्टर्न पॉइंट है वह जैसलमेर का सम गांव है और जो ईस्टर्न पॉइंट है वह धौलपुर का राजाखेड़ा गांव है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बांसवाड़ा स्थित 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर गंगानगर के कोणा गांव में 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला और इसी प्रकार जैसलमेर के 68 डिग्री 30 मिनट से लेकर धौलपुर के 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान जैसलमेर से धौलपुर और बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ फैला एक चतुष्कोणीय पतंगाकार आकृति का सबसे बड़ा राज्य है भारत का। राजस्थान की इस प्रकार उत्तर से दक्षिण में लंबाई देखें तो वह 826 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई जैसलमेर से धौलपुर के मध्य देखें तो 869 किलोमीटर है और इनके मध्य अंतर जो आता है वह 43 स्क्वायर किलोमीटर आता है, यानी लगभग समान है। राजस्थान का जो एकदम मिड पॉइंट है वह नागौर का मकराना गांव है। अब हमने पिछले ही देखा कि राजस्थान में से कर्क रेखा निकलती है तो वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर से इसके अंदर आते हैं, यानी राजस्थान के 2 जिले ट्रॉपिकल जोन में आते हैं तो वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा होंगे। अब राजस्थान हमने देखा कि जहाँ पर जो ट्रॉपिकल जोन में इलाका होगा वहाँ पर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेंगी, तो सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी तो वह पड़ेगी बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी जो सबसे दूर होगा ट्रॉपिकल जोन से, तो राजस्थान में सबसे दूर गंगानगर है तो सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती हैं। एग्जाम में यह सवाल डायरेक्ट कितनी बार ही पूछा गया है कि सर्वाधिक सीधी व सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम राजस्थान के स्थिति को देखते हैं, यानी राजस्थान के पड़ोसी कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, अंतर्राज्यीय सीमाएं किससे लगती हैं, कौन सा जिला किसके साथ क्या सीमा बनाता है। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है 1070 किलोमीटर और वह बनती है पाकिस्तान के साथ, और इस सीमा को भारत के साथ जो पाकिस्तान सीमा बनाता है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो भारत राजस्थान में 1070 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ लाइन है जो गंगानगर से होती हुई बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक आती है। यानी इन 4 जिलों में रेड क्लिफ लाइन है। जो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है और जो बाड़मेर के बरकासर गांव में जाकर ख़त्म होती है। यानी हिंदुमल कोट से बरकासर के बीच में फैली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। अब एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम बीकानेर बनाता है। एक और सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे नियरेस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो होगा गंगानगर सबसे नियरेस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर है बॉर्डर से, और सबसे दूर डिविजनल हेडक्वार्टर वह बीकानेर होगा। मतलब गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, जिसमें सर्वाधिक है जैसलमेर और न्यूनतम है बीकानेर। अब हम अंतर्राज्यीय सीमाएं देखते हैं, यानी किस राज्य के साथ कौन सी सीमा। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों जिले मिलकर पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान पंजाब के साथ सिर्फ 99 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। यानी सबसे कम बॉर्डर शेयर राजस्थान पंजाब के साथ करता है जो 99 किलोमीटर है, और वह 2 जिले करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद हरियाणा के साथ राजस्थान 1262 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है जो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर शेयर करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है जो 2 जिले करते हैं, भरतपुर और धौलपुर। अब उसके बाद राजस्थान सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ, वो है 1600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है, और उसमें भी सर्वाधिक शेयर करता है झालावाड़। एग्जाम में यह सवाल डायरेक्ट पूछा गया है कि राजस्थान में झालावाड़ सबसे ज़्यादा राजस्थान में मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो उसका राइट आंसर होगा झालावाड़।
और एक ये पूछा गया है कि राजस्थान सर्वाधिक बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब राजस्थान गुजरात के साथ भी 1022 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अब एक और पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि वो दो जिले कौन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। यानी गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो चलिए हमने ये देख लिया कि राजस्थान के पड़ोसी कौन हैं, किसके साथ किस प्रकार की बॉर्डर शेयरिंग होती है और इस टॉपिक में से किन किन प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं वह हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम राजस्थान के फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को देखते हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमने पीछे पढ़ा कि पृथ्वी पहले 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें एक था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड और जो वाटर बॉडी थी उसे कहते हैं 33 सागर। लेकिन जो राजस्थान है उसमें अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है, केवल गोंडवाना लैंड और 33 सागर के ही अवशेष हैं और इन्हीं से मिलकर राजस्थान का निर्माण हुआ है। एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अंगारा लैंड का है, तो इसका आंसर होगा कोई क्षेत्र राजस्थान में अंगारा लैंड का नहीं है। राजस्थान में के जो भौतिक क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्टियल एरिया या जिसे हिंदी में कहें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। यानी राजस्थान में डेजर्ट भी हैं, प्लेटू भी हैं, मैदान भी हैं और पर्वत भी हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफलीय मरुस्थल में है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मरुस्थल को। राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। यानी एक प्योरली ड्राई और दूसरा आधा सूखा। जो पूर्ण सूखा है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ये जिसमें बालू का स्तूप प्राप्त है और एक बालू का स्तूप नहीं प्राप्त है। और जो अर्ध शुष्क है उसे गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और घग्गर के मैदान, इन 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शुष्क प्रदेश को और इनको किस आधार पर बांटा गया है शुष्क और अर्ध शुष्क में, उनको एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। अब अपन इस मैप के द्वारा राजस्थान को पूरे डेजर्टिफाई एरिया को देखेंगे। इसमें जो हाईलाइट में दिखता है वह पूरा राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है, जिसमें जो सबसे वेस्टर्न साइड में आपको इलाका दिख रहा है वह प्योरली ड्राई प्रदेश है यानी शुष्क है, और उसके अलावा ये जो हिस्सा है वह अर्ध शुष्क है। अब राजस्थान में जो मरुस्थल है वह एकमात्र जीवंत मरुस्थल है जो 13 जिलों में फैला है। एग्जाम में RS 2016 में सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में जो मरुस्थल है वो भारत के कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान में जो मरुस्थल है वो भारत में स्थित कुल मरुस्थल का 80% है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 3/5 भाग है, यानी लगभग 60% के आसपास राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है। और यदि पूछे कि भारत में स्थित कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत है तो वह भारत में स्थित कुल मरुस्थल का 80% है। अब राजस्थान में मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों को बांटने का कार्य कौन करता है, तो राजस्थान में जो जल विभाजक का कार्य करती है वह है 50 सेमी वर्षा। यानी कि जिस क्षेत्र में 50 सेमी से कम वर्षा होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र गिना गया है, और जिसमें 50 सेमी से ज़्यादा वर्षा होती है वह गैर मरुस्थलीय क्षेत्र गिना गया है। अब हमने पढ़ा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी शुष्क और आर्द्र शुष्क। तो शुष्क और आर्द्र शुष्क को भी बांटने का जल विभाजक का कार्य करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा। यानी जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात आती है उन्हें प्योरली ड्राई या शुष्क प्रदेश कहा गया है, और जिनमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम बरसात आती है उन्हें अर्ध शुष्क कहा गया है।
अब सबसे पहले अपन शुष्क रेगिस्तान को देखते हैं। अब शुष्क रेगिस्तान को आप देख लीजिए इस मैप के द्वारा। यह फैला है पूरी तरह बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और लगभग 70% जोधपुर को कवर करता है। ये इलाका प्योरली ड्राई प्रदेश है। इसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। न्यूनतम वर्षा राजस्थान के वह क्षेत्र जिसमें सबसे कम बरसात होती है वह है जैसलमेर का समगांव। एग्जाम में यह भी सवाल कई बार पूछा गया है, नो वेजिटेशन जोन कौन सा है, यानी वह क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, तो वह भी जैसलमेर का समगांव ही है जहाँ पर कोई प्रकार की वनस्पति प्राप्त नहीं होती। अब जो शुष्क प्रदेश है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, यानी जो हमें रेत के टीले दिखते हैं उन रेत के टीलों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है बालू का स्तूप युक्त और एक है बालू का स्तूप मुक्त। जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है उसमें भी दो प्रकार के रेत के टीले होते हैं। एक होते हैं अनुदैर्ध्य और एक होते हैं अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य यानी जो हवा के पैरेलल होते हैं और दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ जो हवा के 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो हवा में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उन्हें बरखान बालू का स्तूप भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि बरखान बालू का स्तूप कहाँ प्राप्त होते हैं, तो राजस्थान में, और वह किस प्रकार के हैं, तो वह अनुप्रस्थ प्रकार की, और इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है। जो बरखान बालू का स्तूप है इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है और सबसे ज़्यादा विनाशक भी यही होते हैं। अब दूसरे जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं, जो शुष्क क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर बालू का स्तूप यानी रेत के टीले प्राप्त नहीं होते, वह है बाड़मेर और जालोर में फैले 56 की पहाड़ी। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर और जालोर में फैली हैं और 56 के मैदान प्रतापगढ़ में फैले हुए हैं। एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा गया है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन होगा बाड़मेर और जालोर। और जालोर में जो ग्रेनाइट का पत्थर मिलता है, यानी जो ग्रेनाइट के पर्वत हैं वही 56 की पहाड़ियों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र। अर्धशुष्क क्षेत्र में हमने देखा था उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावटी जोन, तीसरा है नागौर उच्च भूमि। तो सबसे पहले अपन घग्गर के मैदान को देखते हैं। नदी वाले भाग में अपन देखेंगे जो घग्गर नदी है वह हिमाचल प्रदेश से निकल के पाकिस्तान जाती है। तो राजस्थान में जो उसका बाव क्षेत्र है वह हनुमानगढ़ और गंगानगर है, तो उसके क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा गया है। यह गंगानगर में प्रवाह होती है और यह आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद दूसरा जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वह है शेखावटी क्षेत्र, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और थोड़ा भाग सीकर का भी आता है। अब शेखावटी क्षेत्र को बांगड़ या बांगर भी कहा जाता है और यहाँ पर जो भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर प्राप्त होता है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि जोहड़ या नाडा किसे कहा जाता है। जोहड़ या नाडा जो शेखावटी रीजन में जो अंडरग्राउंड वाटर प्राप्त होता है उससे जोहड़ या नाडा कहा जाता है। उसके बाद है नागौरियन उच्च भूमि या नागौरियन प्लेटू जिसे कहते हैं। यह अजमेर और नागौर में फैला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मेन सवाल है कुबड़ पट्टी किसे कहा जाता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा है। यह RS 2018 में भी पूछा गया था कि कुबड़ पट्टी किसे कहते हैं, तो कुबड़ पट्टी अजमेर और नागौर को कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इस पूरे डायग्राम के थ्रू राजस्थान के मरुस्थल को समझा। अब आगे चलते हैं और अन्य क्षेत्रों को देख। अब दोस्तों एग्जाम में कई बार रेगिस्तानी शब्दों से जुड़े कुछ टर्म और टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये फैक्चुअल पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रहने चाहिए। यानी कि जो राजस्थान में सबसे शुष्क क्षेत्र हमने देखा, जिस प्रकार समगांव है, उसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र रानीवाड़ा है। उसके अलावा ये है हमादा। हमादा जो आपने
कहीं टीवी में डिस्कवरी में देखा होगा, जो पथरीला रेगिस्तान होता है जो अफ्रीका में पाया जाता है, उस प्रकार के रेगिस्तान को हमादा कहा जाता है। पथरीले मरुस्थल जिसे हमादा कहा जाता है, और जो मरुस्थल रेतीला होता है उसे इर्ग कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्लाया झील कहाँ पाई जाती है। तो प्लाया झील जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, और ये खारे पानी की बड़ी झीलें होती हैं। जो लाटी सीरीज के अंदर जो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में जो झीलें बनी हुई होती हैं उसे प्लाया झील कहा जाता है। इसके अलावा जो पीवना एक सर्प की एक प्रजाति है जो रेगिस्तान में पाई जाती है, और इसकी खासियत यह होती है कि अपने डंक से नहीं, श्वास में जहर घोलकर लोगों को मारती है। उसके बाद लाटी सीरीज जो पोखरण से मोहनगढ़ यानी जैसलमेर में जो भूगर्भीय मीठे पानी की झील है, या अंडरग्राउंड जो मीठे पानी की झील है जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के पास, उसको लाटी सीरीज कहा गया है। एग्जाम में कई बार ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया है कि लाटी सीरीज कहाँ है, तो वह जैसलमेर में है। और लाटी सीरीज क्या है, तो वो अंडरग्राउंड मीठे पानी की झील क्षेत्र है, अंडरग्राउंड मीठे पानी का क्षेत्र है। उसके अलावा सेवण जो लाटी सीरीज जिसमें अंडरग्राउंड में पानी है, उस पानी के पास में जो घास उगती है उस घास को सेवण घास कहा जाता है, और यह भी रेगिस्तान में यानी जैसलमेर में उगती है। जैसलमेर और बाड़मेर में नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क बना हुआ है जिसे राष्ट्रीय मरु उद्यान कहा जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और यहीं पर ऑकलवुड फॉसिल्स भी है, यानी पुराने अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। वनस्पति रहित पूर्णतः सूखा गांव सम गांव है, यह हमने देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं और अगले टॉपिक। अब देखते हैं अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश राजस्थान का जल विभाजक और भारत की प्रमुख जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण ही सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और इसी के क्षेत्र के कारण राजस्थान में वर्षा का निर्धारण होता है। तो अरावली प्रदेश, अरावली का उद्गम गुजरात के पालनपुर से होता है, और यह दिल्ली के रायसीना हिल जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ पर इसकी समाप्ति होती। अरावली प्रदेश इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में यह 550 किमी क्षेत्र में फैली हुई है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, और सर्वाधिक खनिज इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी अरावली प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। पिछले दिनों आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि अरावली को बहुत ज़्यादा खनन कर करके उस कई जगहों पर पर्वत को ही साफ कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है। और अरावली कुल अरावली का 79.48 यानी 79.48% अरावली का फैलाव राजस्थान में ही है। अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विश्व की प्राचीन वलित एवं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीन एवं वलित पर्वत श्रेणी है, यानी कि बहुत पुराने समय में यह भी हिमालय जितनी ही ऊंची और वलयाकार पर्वत श्रेणी थी। वलयाकार यानी यह ट्रू माउंटेन थी, ना कि प्लेटू। जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज जो है वो ट्रू माउंटेन नहीं है, वो प्लेटू है, जबकि अरावली पर्वत श्रेणी है जो ट्रू माउंटेन है। अब यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में गिनी जाती है। यह पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया कि भारत की महान जल विभाजक रेखा है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, और यहाँ पर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। हमने आगे भी पढ़ा कि राजस्थान की जल विभाजक 50 सेंटीमीटर वर्षा है, यानी 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला क्षेत्र और 50 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो यही हमने पढ़ा कि राजस्थान की जल विभाजक है, यहाँ पर एवरेज 50 सेंटीमीटर वर्षा आती है। इसका फैलाव दक्षिण पश्चिम में, यानी इस तरफ यह चौड़ी है और इस तरफ बढ़ते बढ़ते यह पतली होती जाती है। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग चौड़ा
और पूर्वी भाग पतला है। इसकी सर्वाधिक चोटियाँ भी इसी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इसकी प्रमुख चोटियाँ एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यही सीक्वेंस में पूछा जाता है। यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही के माउंट आबू में स्थित है और ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद सिरोही में ही स्थित है शेर, उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरा है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिलवाड़ा कहाँ स्थित है, तो दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है और उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। उसके बाद जरगा, उदयपुर, फिर अचलगढ़, सिरोही, फिर सीकर स्थित रघुनाथगढ़ और जयपुर स्थित खो। यहाँ पर जो जलवायु है वो मॉइस्ट है, यानी आर्द्र जलवायु है। तो ये अरावली का कुछ हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अरावली पर्वतमाला जैसा हम जानते हैं राजस्थान की मान जल विभाजक के साथ साथ राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम क्षेत्र भी अरावली पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पर जो दर्रे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। एग्जाम में यह डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाल किसे कहा जाता है, तो अरावली में मध्य अरावली यानी अजमेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र में जो अरावली में दर्रे हैं, यानी पर्वतों के बीच में जो मार्ग बनाए जाते हैं उनको दर्रे कहा जाता है और वहाँ पर लोकल भाषा में इन दर्रों को नाल कहा जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार हमने देखा कि साउथ वेस्टर्न साइड में ये ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा चौड़ी है। सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर है, लेकिन पहाड़ों की नगरी यानी सिटी ऑफ माउंटेन डूंगरपुर को कहा जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर में है, लेकिन राजस्थान में सिटी ऑफ माउंटेन्स डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर माउंट आबू है, जो सिरोही स्थित है। वहाँ पर माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचा है और सबसे ऊंची झील भी नक्की झील ही है, वो भी माउंट आबू में स्थित है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान में वह कौन सी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, तो नक्की झील है, जहाँ पर सर्दियों में 0 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो राजस्थान में एकमात्र सर्दियों में जमने वाली झील नक्की झील है, जो माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू ही राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, सर्दियों में सबसे ठंडा रहने वाला क्षेत्र भी है, सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है, और माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। और इसके साथ साथ एग्जाम में 3-4 बार यह भी सवाल पूछा गया है कि लसाड़िया पठार कौन सी झील के पास बना हुआ है, तो उदयपुर में जो जयसमंद झील है उसके पास आसपास का जो क्षेत्र है वो लसाड़िया पठार है, लेकिन सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। और इसी प्रकार सिरोही में जो अरावली के नुकीले पर्वत हैं उनको वहाँ की आम बोलचाल में भाकर कहा जाता है। और संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा जाता है, क्योंकि कर्नल टॉड राजस्थान इतिहास के जनक, वो जब यहाँ पर घूमने गए थे तो उन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। तो अरावली प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे, अब हम राजस्थान के मैदानी प्रदेशों को देखते हैं। आपको पता है मैदानी प्रदेशों में एलुवियल सॉइल होती है, जो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि यह मिट्टी नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें हम डीप से समझेंगे कि एलुवियल सॉइल भी 2 टाइप की होती है, खादर और बांगर, नई और पुरानी। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैदानी प्रदेश है वह पूरी तरह जलोढ़ मिट्टी से बना है, यानी एलुवियल सॉइल से बना है। एलुवियल सॉइल सर्वाधिक फर्टाइल सॉइल होती है, तो जहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो राजस्थान का हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर राजस्थान का कुल क्षेत्र 23% है, लेकिन राजस्थान की कुल आबादी का 39% जनता यहाँ पर निवास करती है। इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, यानी माही का मैदान, बनास का मैदान, चंबल का मैदान और बाणगंगा का मैदान। आप इस मैप में जो हाईलाइट में इलाका देख रहे हैं वह मैदानी क्षेत्र है, लेकिन
यह झालावाड़ बारावाला क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, ये हाईलाइटेड नहीं है। आप देखें यह हाईलाइटेड प्रदेश मैदानी प्रदेश है। सबसे पहले देखते हैं माई का मैदान। माई प्रतापगढ़ में बहती है। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, इसी कारण माई को भी कांठल की गंगा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कांठल की गंगा किसे कहते हैं, तो माई को कहते हैं। हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो माई के वाव क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है और जालोर और बाड़मेर में स्थित जो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं उन्हें 56 की पहाड़ी कहा गया है। तो माई के वाव क्षेत्र को 56 का मैदान कहा गया है और माई को कांठल की गंगा कहा गया है। उसके बाद है बनास का मैदान। बनास नदी जिसे वन की आशा वर्ण आशा भी कहा जाता है, यह पूर्ण बहाव वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है, लेकिन चंबल नदी का पूर्ण बहाव उसमें बहुत थोड़ा हिस्सा राजस्थान का आता है, लेकिन बनास पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। वर्ष भर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जिसका पूर्ण बहाव राजस्थान ही है वो बनास नदी है। इसकी उत्पत्ति राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से होती है और इसका पूर्ण बहाव यानी 480 किलोमीटर ये पूरा राजस्थान में ही होता है। इसी नदी पर टोंक में बिसलपुर बांध बना हुआ है जो अजमेर, टोंक और जयपुर में पेयजल की आपूर्ति करता है। उसके बाद चंबल का मैदान। चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा गया है। और उसके बाद है बाणगंगा का मैदान, यानी यह जो क्षेत्र है भरतपुर, अलवर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र को बाणगंगा का मैदान कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक प्लेटू रीजन है, यानी पठारी प्रदेश। प्लेटू आपको पता है, प्लेटू या तो ज्वालामुखी के बहाव से बनने वाला क्षेत्र, जैसे भारत का साउथ इंडिया का प्रसिद्ध दक्कन प्लेटू जिसे दक्कन का पठार जिसमें काली मिट्टी होती है और पठारी क्षेत्र हमेशा कपास की खेती के लिए होता है। और भारत में सर्वाधिक कपास की खेती गुजरात में है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दक्कन प्लेटू है, उसी का एक्सटेंशन है यह हाड़ौती का पठार जिसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। और उसके ऊपर जो है वह है विंध्यन प्लेटू। मैंने पहले ही कहा था कि अरावली ट्रू माउंटेन है, लेकिन विंध्या और सतपुड़ा रेंज है जो प्लेटू रीजन है, ना कि ट्रू माउंटेन। और विंध्यांचल का ही एक्सटेंशन है विंध्यन कगार। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि विंध्यांचल का ही भाग है। यह लाल बलुआ पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों से राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ जो रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो काला क्षेत्र है जहाँ पर ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है, ज्वालामुखी काली मिट्टी ज्वालामुखी से प्राप्त होती है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उसी मिट्टी से ये जो काला क्षेत्र है उसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। हमने पहले ही कहा यह दक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, इसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। यह ज्वालामुखी से बना है जहाँ इस कारण यह काली मिट्टी सर्वाधिक है। इस पठार को यानी जो हाड़ौती का पठार है इसको चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक के भाग को ऊपरमाल पठार भी कहता है। आपने हमारा राजस्थान हिस्ट्री का वीडियो देखा होगा तो उसमें ऊपरमाल पंच बोर्ड भी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया था। उसका कारण यही था कि इस क्षेत्र को ऊपरमाल पठार कहा जाता है, इसीलिए वहाँ पर किसान आंदोलन में ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया था। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब राजस्थान के क्लाइमेट को देखते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट वह होता है जो बहुत लंबे समय तक जिस प्रकार का वातावरण किसी क्षेत्र में रहता है तो उस क्षेत्र को उसका क्लाइमेट कहते हैं। जैसे हिमालय में वर्ष भर सर्दी रहती है तो वहाँ पर सर्द जलवायु होती है। ट्रॉपिकल जोन में यानी इक्वेटर पर वर्ष भर बरसात रहती है, तो आपने कई बार सुना होगा वर्षावन, तो उसको ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। इसी प्रकार क्लाइमेट जहाँ लंबे समय तक जिस प्रकार की जलवायु रहती है उसे क्लाइमेट कहते हैं। यदि हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान में क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल टाइप का है, क्यों कि थोड़ा हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, बाकी मेजॉरिटी पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसलिए राजस्थान का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल टाइप यानी उपोष्ण कटिबंधीय है। और राजस्थान में वर्षा का औसत है 58 सेंटीमीटर।
और राजस्थान में बरसात आने का प्रमुख कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब राजस्थान के जलवायु को भी हम कई भागों में बांटा जाता है, जैसे शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। इनमें सभी में आप राजस्थान के जलवायु में या पूरे वातावरण में अगर एक ट्रेंड देखेंगे तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ने पर वर्षा में वृद्धि होती है और जलवायु में एकदम सूखे से आर्द्र की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले शुष्क जलवायु क्षेत्र को देखते हैं। यह क्षेत्र आप देख सकते हैं इस मैप में 0 से 20 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, यानी इसमें आता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। यहाँ पर बरसात 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बरसात नहीं होती है तो यहाँ पर वनस्पति बहुत कम मिलती है और जो मिलती है वहाँ पर केवल कांटेदार झाड़ियाँ ही मिलती हैं और इन झाड़ियों के गहरी जड़ें होती हैं और कांटेदार पत्तियाँ होती हैं। गहरी जड़ें क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रेगिस्तान में गहरी जड़ें होने का कारण क्या है। पेड़ की जड़ें अंदर से पानी की खोज के कारण बहुत गहरे तक चली जाती हैं, इस कारण यहाँ पर जड़ें गहरी होती हैं। यहाँ पर सामान्यतः वनस्पति रहित ही क्षेत्र होता है और सम गांव जहाँ पर जीरो वेजिटेशन जोन है, यहाँ पर कोई प्रकार की वनस्पति नहीं मिलती। यह पॉइंट आप याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर के सम गांव में होती है। सबसे शुष्क क्षेत्र जोधपुर में जो फड़ौदी है वो सबसे शुष्क क्षेत्र है। सबसे विषम तापांतर जैसलमेर में है। ऐसे तो चूरू में भी विषम तापांतर है और जैसलमेर में भी विषम तापांतर है। जैसलमेर में विषम तापांतर दिन का है, यानी दिन में वहाँ पर अत्यधिक तेज गर्मी पड़ती है और उसी दिन में रात को अत्यधिक तेज सर्दी पड़ती है। लेकिन चूरू में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए यदि दिन में अगर दिन का पूछे सर्वाधिक विषम तापांतर दिन का तो वो जैसलमेर होगा, लेकिन अगर मौसमी तापांतर पूछे तो वह चूरू होगा। अब आप यह समझ चुके होंगे। उसके बाद देखते हैं अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यहाँ पर थोड़ी वर्षा होने के कारण थोड़ी घास और झाड़ियाँ पाई जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, जिसे आम बोलचाल में लू कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक लू या आंधियाँ किस जिले में चलती हैं, तो गंगानगर में सर्वाधिक लू व आंधियाँ चलती हैं। अब देखते हैं उपाद्र यानी सेमी मॉइस्ट। सेमी मॉइस्ट में 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है और यहाँ पर वनस्पति सघन वनस्पति लेकिन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप के ट्री पाए जाते हैं, यानी वो पेड़ जो वसंत ऋतु में अपने पत्ते झड़ा देते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं। उसके बाद आता है अति आर्द्र। अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है और न्यूनतम आंधियों वाला जिला भी झालावाड़ है। अति आर्द्र में जो क्षेत्र आते हैं वह है माउंट आबू, झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा। वैसे तो माउंट आबू जो है वह उप आर्द्र में आता है। आप यहाँ देख लीजिए, माउंट आबू तो यह है, लेकिन यह सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण सर्वाधिक वर्षा भी माउंट आबू में ही आती है। यहाँ पर देखिए, राज्य की सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में आती है और राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र भी माउंट आबू में ही है। डूंगरपुर न्यूनतम तापांतर वाला जिला है। अब ये आपको पता ही है, हमने देख लिया कि बांसवाड़ा ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं और वनस्पति यहाँ पर सदाबहार सवाना टाइप की होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान की नदियों को देखते हैं। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अंतर्प्रवाह की नदियाँ, दूसरी है अरब सागर की ओर बहने वाली, तीसरी है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली। राजस्थान में जो अधिकांश नदियां हैं वह बरसाती नदियां ही हैं, यानी बरसात के पानी के कारण ही नदियों में बहाव होता है। केवल चंबल और माई नदी हैं जो वर्ष भर बहती है। और आपको पता ही है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला राज्य की प्रमुख जल विभाजक है, भारत की भी प्रमुख जल विभाजक है। तो चलिए राजस्थान की एक एक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतःप्रवाह। अंतःप्रवाह की नदियों में सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। हमने आगे ही देखा
कि घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर को घग्गर का मैदान कहा जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी, सरस्वती और द्वेषवती भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मृत नदी किसे कहा जाता है, राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है या सरस्वती नदी किसे कहा जाता है, तो वह घग्गर नदी को कहा जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और कालीबंगा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, कालीबंगा सभ्यता का भी उद्गम घग्गर नदी को ही माना जाता है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों पर होता है और यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर विलुप्त होती है। राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद आती है सांबी नदी। सांबी नदी को अलवर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम जयपुर के संबर पहाड़ियों से होता है और यह हरियाणा के पटौदी में जाकर इसका विलुप्त होता है। उसके बाद आती है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर के जो किशनगढ़ है वहाँ पर स्थित सलेमाबाद दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह विलुप्त सांबर झील में जाकर होती है। उसके बाद आती है कांकणी नदी। कांकणी नदी जैसलमेर के अंदर बहती है। जो लाटी सीरीज है उसका ये एक छोटा भाग है कांकणी नदी। इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। यह 17 किलोमीटर भाव क्षेत्र है, इस कारण यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी है घग्गर और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी है कांकणी नदी। कांकणी नदी के पास जो पानी इकट्ठा होकर झीलें बनती हैं उन झीलों को बुद्ध झील या प्याला झील भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे देखा कि खारे पानी की बड़ी झीलों को प्याला झील कहा जाता है, तो खारा पानी इसीलिए होगा क्योंकि रेगिस्तान है और ये रेगिस्तान 33 सागर का भाग है। इस कारण यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है वो खारा हो जाता है और इस कारण बनी झीलों को बुद्ध झील या प्याला झील भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली नदी। कांतली नदी भी एक मौसमी नदी है और यह आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी है और जो गणेश्वर सभ्यता पनपी थी वह भी इस कांतली नदी के पास ही पनपी थी और इसका उद्गम सीकर के खंडेला पहाड़ियों से होता है और यह सीकर और चूरू की सीमा बनाती हुई जाती है। उसके बाद आती है रूपारेल नदी। इसे लसवारी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है और ये सीकरी बांध भरतपुर में जाकर विलुप्त होती है। उसके बाद है मेहता नदी। इसका पूर्ण बहाव जयपुर में है। इसका उद्गम मोहनपुरा पहाड़ी जयपुर में होता है और ये ख़त्म सांबर झील में जाकर होती है। तो इस प्रकार ये सभी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी। उसके बाद देखते हैं दूसरी नदियों को। अब अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों को देखते हैं। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ 6 नदियाँ हैं, जिसमें सोम नदी, जाखम नदी, यह दोनों माई की सहायक हैं। उसके बाद माई जो पूर्ण नदी है, उसके बाद पश्चिम बनास, लूणी, जो दोनों गुजरात में जो कच्छ का रण है उसमें जाकर विलुप्त होती हैं, और फिर है साबरमती नदी। इन 6 नदियों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोम नदी। सोम नदी हमने जैसा देखा कि यह माई की सहायक नदी है। इसका उद्गम बिछबेड़ा पर्वत ऋषभदेव उदयपुर से होता है और इसका विलय माई नदी में होता है और वह होता है बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है और यह माई में यहाँ पर आकर सोम नदी का विलय हो जाता है। उसके बाद आती है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में होता है और यह विलय इसका भी माई नदी के साथ बेणेश्वर धाम में होता है। माई नदी जिसका उद्गम मऊ दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश में स्थित है, और आप कमेंट करके बताइए कि मऊ किसका जन्म स्थल है। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थल भी मध्य प्रदेश का मऊ है। वहाँ पर स्थित अमरेरू की पहाड़ियों से माई नदी का उद्गम होता है और यह कर्क रेखा को काटने वाली नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम है वहाँ पर जाखम, सोम और माई का संगम होता है और त्रिवेणी संगम होता है। तो चलिए हम माई नदी को डीप में पढ़ते हैं।
माई नदी, इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, इसे कांटल की गंगा भी कहा जाता है, इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है और राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। जैसा हमने पीछे देखा, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी राजस्थान की नदी है जो 2 बार काटती है, तो राइट आंसर होगा माही नदी। और ये राजस्थान, इसका उद्गम अमरेरू की पहाड़ियाँ मेह झील से होता है और ये राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव बांसवाड़ा से। हमने देखा इसकी 2 प्रमुख सहायक हैं, सोम और जाखम। इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। इसका कुल बहाव क्षेत्र 576 किलोमीटर है, उसमें राजस्थान में यह 171 किलोमीटर लंबी बहती है। बेणेश्वर धाम जो एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर 3 नदियाँ सोम, माही और जाखम आपस में विलय होती हैं और इसी त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और इसी माही नदी पर सुजलाम सुफलाम योजना और माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है वह भी बनाया गया है। तो इस प्रकार माही नदी, इस पर गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है और प्रतापगढ़ में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरी अरब सागर की ओर गिरने वाली नदी, और उसमें सबसे प्रमुख नदी है लूणी नदी। लूणी नदी को लवणवती, सरगावती, सागरमती, थार की गंगा, मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ियों से होता है और इसका बहाव क्षेत्र अजमेर, नागपहाड़ी, अजमेर से ये आती है नागौर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और रण के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में 3 नदियां हैं जिनका बहाव 6 जिलों में होता है, जिसमें एक है लूणी, दूसरी है चंबल, तीसरी है बनास। लूणी का 6 जिलों में बहाव है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। यह बालोतरा शहर इस नदी के तल के नीचे बसा हुआ है। इसी कारण जब लूणी में बाढ़ आती है तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बालोतरा ही होता है, बाड़मेर का बालोतरा। इसकी सहायक नदियों में हैं जोजड़ी, बीठड़ी, सूखड़ी, जवाई। जोजड़ी नदी जो है वह नागौर में बहती है और यह एकमात्र नदी है जो लूणी की दाई सहायक है और यह एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। और इसी जोजड़ी नदी पर बिलाड़ा में पिछयाक बांध, जिसे जसवंत सागर बांध कहा जाता है, वह भी जोजड़ी नदी पर ही बना हुआ है। उसके बाद है बीठड़ी, फिर है सूखड़ी और उसके बाद प्रमुख सहायक है वह है जवाई। लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई नदी और इसी जवाई नदी पर पाली में जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सागर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार लूणी नदी के सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए। अब देखते हैं अन्य अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में, उसमें है पश्चिम बनास और साबरमती। पश्चिम बनास का उद्गम सिरोही के नया सनवारा गांव से होता है और इसका विलय गुजरात के रण के कच्छ में होता है। गुजरात का जो दिशा नगर है वह इसी पश्चिम बनास पर बसा हुआ है। उसके बाद आती है साबरमती। साबरमती का उद्गम उदयपुर के कोटड़ी में होता है और इसका विलय खंबात की खाड़ी में होता है। राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर बहती है, बाकी गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब इसके बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियों को देखते हैं। उसमें सबसे पहली है बाणगंगा। हमने देखा बाणगंगा का बहाव क्षेत्र भरतपुर, अलवर, जयपुर के आसपास का है और उसी क्षेत्र को बैराट कहा जाता है। इसी कारण इसका उद्गम क्षेत्र भी बैराट की पहाड़ी जयपुर है और इसका प्रवाह जयपुर, दौसा, भरतपुर और फतेहाबाद है। भरतपुर में इसी नदी पर बना हुआ है अजान बांध और अजान बांध जो घना पक्षी विहार है, एग्जाम में पूछा गया है घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो वह है भरतपुर में स्थित और इसी घना पक्षी विहार को जलापूर्ति अजान बांध से होती है और ये अजान बांध भी भरतपुर में ही बना हुआ है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी भी कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदी है चंबल नदी।
चंबल नदी के उपनाम हैं चरणावती, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। चंबल नदी की विशेष बात है यह घड़ियालों का प्राकृतिक घर है। एग्जाम 2016 में एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि घड़ियालों का प्राकृतिक घर कौन सी नदी है, तो घड़ियालों का प्राकृतिक घर चंबल नदी है। और चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए मशहूर है। अवनालिका अपर्दन यानी यहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बीहड़ करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में पाए जाते हैं। चंबल का उद्गम मऊ के जनापाव पहाड़ियों से होता है और यह चित्तौड़गढ़ का जो 84गढ़ क्षेत्र है उससे राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका प्रभाव क्षेत्र भी राजस्थान के 6 जिलों में है, यानी यह चित्तौड़ से प्रवेश करते हुए कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में जो इटावा है वहाँ पर जाकर यमुना में विलय हो जाती है। यह एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर क्षेत्र में 4 बांध बने हुए हैं, यानी मध्य प्रदेश में बना है गांधी सागर बांध, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में बना है राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में बना है जवाहर सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर इस नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, लेकिन राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और यह नदी राजस्थान का सबसे बड़ा वाटरफॉल चूल या जल प्रपात भी बनाती है। तो आप ये याद रखना कि इस नदी चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे है इसकी सहायक नदियाँ। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है बनास नदी, जिसका उद्गम राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों में होता है और यह सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम में जाकर चंबल में विलय हो जाती है। बनास की भी 2 सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी सहायक है मेज नदी, जिसका उद्गम भीलवाड़ा के बिजोलिया में होता है और यह कोटा में चंबल में विलय हो जाती है। इसकी भी 2 सहायक हैं घोड़ा पछाड़ और मांगली। चंबल की दाएं तरफ की सहायक है प्रमुख सहायक है काली सिंध, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के देवास से होता है और यह राजस्थान में झालावाड़ के रायपुर से प्रवेश करती है। इसकी सहायक है आऊ और इस काली सिंध पर ही गागरोन पर्वत बना हुआ है। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। और गागरोन दुर्ग किस नदियों के संगम पर बना है, तो काली सिंध और पार्वती के आऊ के संगम पर बना है गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग में किसका जन्म हुआ था, प्रताप सिंह जी का। इसके बाद है पार्वती नदी, जिसका उद्गम सिरहौर पर्वत मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं करियाहट बारा से। चलिए आगे चलते हैं और इसकी अन्य सहायक देखते हैं। इसके अलावा हमने पहले ही देखा कि चंबल नदी राजस्थान का सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है, जिसे चूल या जल प्रपात कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है और यह बना है चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में। चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसका कुल बहाव क्षेत्र है 135 किलोमीटर। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 240 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बनाती है। एग्जाम में यह 3-4 बार सवाल आया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य कौन सी नदी बॉर्डर का निर्माण करती है, तो राइट आंसर होगा चंबल नदी। अब चंबल नदी का यह डायग्राम आप देख लीजिए। ये जनापाव पहाड़ी मऊ से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर एक साथ 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, उसके बाद है चूलिया जल प्रपात, उसके बाद है राणा प्रताप सागर, फिर है जवाहर सागर और फिर है कोटा बैराज। उसके बाद इसकी यह प्रमुख नदी है काली सिंध। यहाँ पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग, जो आऊ नदी और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। उसके बाद इसकी दूसरी प्रमुख नदी है, उसके बाद ये तीसरी प्रमुख नदी है। और इस प्रकार ये चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना में विलय हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अन्य नदी को। अगली नदी है बनास नदी। हमने आगे ही देखा था कि राजस्थान में पूर्ण बहाव वाली और वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी है बनास नदी। इस कारण इसे
वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी, बारहमासी व पूर्ण भाव वाली सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम राजसमंद के खमनोर पठार से होता है और इसका भाव क्षेत्र भी 6 जिलों में है: राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इस नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, जिसका निर्माण अजमेर के शासक बिसल देव ने कराया था, और इस पर एक ईसरदा बांध भी बना हुआ है। इसके प्रमुख सहायक हैं खाई, कोठरी और डाई, और दाएं तरफ की सहायक हैं आयड़ और गंभीरी। इसका विलय रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में होता है। वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें बनास, चंबल और सीप नदी मिलती है। इसकी सहायक देख लीजिए: खारी नदी, डाई नदी, कोठारी नदी, आयड़ नदी और गंभीरी नदी। चलिए आगे अब राजस्थान की प्रमुख झीलों को देखते हैं। राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है और एग्जाम में ज़्यादातर 2-3 झीलों के अलावा नॉर्मली यही सवाल पूछा जाता है कि कौन सी मीठे पानी की झील है और कौन सी खारे पानी की झील है। केवल 2-3 झीलों में से कुछ डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट झीलों से बनते हैं, हम सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं खारे पानी की झीलें। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में पाई जाती हैं। ये एक पॉइंट आप याद रखें कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में पाई जाती हैं। अब एक ये ट्रिक है कि कौन कौन सी झील है जो खारे पानी की है, वो ट्रिक आप देख लेना। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील को। इसका फैलाव जयपुर, नागौर और अजमेर में है, लेकिन एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि इस पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, तो इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है जयपुर का। अब ये भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन अकेले सांबर झील करती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था, जिसका हमें बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होता है। सांबर झील एक रामसर साइट भी है और इसी झील पर देश का पहला नमक अजायबघर यानी सॉल्ट म्यूजियम भी बना हुआ है। यहाँ पर जो नमक प्राप्त होता है उसमें एक अलग टाइप का अलगाई प्राप्त होता है, जिसे स्पाइरुलिना शैवाल कहा जाता है। अभी पिछले दिनों भी आपको पता है सांबर झील कई कारणों से चर्चा में रही थी। वहाँ पर पक्षियों की मौत हुई थी। उन पक्षियों की मौत का कारण था बोटुलिज्म जीवाणु। इस झील में जो नमक का निर्माण होता है वो क्यारी पद्धति के द्वारा होता है। इसी झील के किनारे पर जोधा अकबर का विवाह भी हुआ था। इसी झील के पास एक माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे शाकंभरी माता का मंदिर भी कहा गया है, और इसे शाकंभरी माता को तीर्थों की नानी और देवयानी भी कहा गया है। सांबर झील के ही किनारे दादू जी ने प्रथम उपदेश भी यही दिए थे, और इसी झील के पास एक नालीसर मस्जिद भी बनी हुई है। सांबर झील में 3 नदियां आकर गिरती हैं, एक है मैंथा, एक है खारी और एक है रूपनगढ़। यहाँ पर कुर्जा पक्षी आता है जो जोधपुर के खींचण गांव से आता है, और यहाँ पर गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस भी आता है। चलिए अगली झीलों को देखते हैं। अगली झील है बाड़मेर की पचपदरा झील। पचपदरा झील में भी इसका निर्माण पंच, और यहाँ पर सबसे अच्छा क्वालिटी का नमक मिलता है। इस पर जो नमक निर्माण का कार्य करती है वह खरवाल जाति करती है, और वह मोरली नामक झाड़ी से करती है, और इस पद्धति को रस्ता पद्धति कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुआं से भी नमक का निर्माण होता है, और उस पद्धति को कोसिया पद्धति कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख खारे पानी की झील है डीडवाना, नागौर स्थित डीडवाना झील, और इसे खालदा झील भी कहा जाता है। यहाँ पर जो नमक प्राप्त होता है वो सोडियम सल्फेट से प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो नमक तैयार करती है, नमक का निर्माण करती है, उस संस्था का नाम है देवल संस्था। उसके बाद अन्य है नागौर स्थित कुचामण झील, सीकर स्थित रेवासा झील, ताल छापर झील, फलोदी बाप जोधपुर में,
आपको यह झील और उसका क्षेत्र पता करना है और उस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में मूलतः यही सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है और मीठे पानी की झील है, और बाकी इन एक दो झीलों से थोड़े डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब मीठे पानी की झीलों, मीठे पानी में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में हैं। जिस प्रकार सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में प्राप्त होती हैं, और इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी झील है पिछोला झील। पिछोला झील यह महलों के पीछे बनी होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं, और इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बैल के याद में करवाया था। इसी झील के आसपास में उदयपुर के सर्वाधिक दर्शनीय स्थल बने हुए हैं, जिसमें से हम एक एक करके देखते हैं। इसी झील के अंदर बना हुआ है जग मंदिर, जो जगत सिंह प्रथम ने बनाया था। इसी झील के पास बागौर की हवेलियां बनी हुई हैं। इसी झील के पास दुग्ध तलाई बना हुआ है। दुग्ध तलाई बना हुआ है पिछोला झील के पास, और रक्त तलाई कहा जाता है हल्दी घाटी को। इसी झील के पास गुलाब बाड़ा, इसी झील के अंदर बना हुआ है नटनी का चबूतरा। यहाँ पर जग मंदिर और जगत निवास दोनों यही बने हैं। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने और जगत निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने कराया था। शाहजहाँ और अंग्रेज अधिकारी यही आकर रुके थे। इसी के पास उदय सिंह ने विंडसर के महल बनाए, जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर के महल कहा। यहीं पर करणी माता का मंदिर है, जिसमें राजस्थान का सेकंड रोपवे स्थित है। चलिए अगली झील को देखते हैं। उसके बाद उदयपुर की अगली प्रमुख झील है उदय सागर झील, जिसका निर्माण उदय सिंह ने 1559 में कराया था अपने पुत्र अमर सिंह के जन्म पर। और उदय सागर झील में आयड़ नदी आकर गिरती है, और जो उदय सागर से निकलती है तो उसे बेड़च नदी कहते हैं, और आयड़ सभ्यता इसी नदी के आसपास पनपी थी। उसके बाद उदयपुर की प्रमुख झील है जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। आप यह पॉइंट याद रखें, एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो वह है जयसमंद झील। और इस झील के आसपास जो प्लेटू है उसे लसाड़ या पठार कहा जाता है। इस झील में 7 टापू बने हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे का नाम है प्यारी। इस झील के पास रूटी रानी का मंदिर भी बना हुआ है, और यह झील ढेबर दर्रा इसी के पास है, इस कारण इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। इसी में 2 नहरें निकलती हैं, जिसे श्यामपुरा और भाट कहा जाता है। चलिए अगली झीलों को देखते हैं। उदयपुर में अंदर जो झीलें हैं उनका सीक्वेंस इस प्रकार है, यानी सबसे साउथ में पिछोला झील, उसके ऊपर है स्वरूप सागर, और सबसे ऊपर है फतेह सागर। फतेह सागर इसने कन्नौट बांध फतेह सिंह ने बनाया था, और जिसकी नींव रखी थी कन्नौट ने। इसी फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी भी बनी हुई है, जहाँ पर संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री खेलने आती थी। इसी झील के पास नेहरू होटल और राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला की स्थापना भी यही हुई थी। यह एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन जयपुर और उदयपुर थे, तो इसका राइट आंसर उदयपुर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली देखते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण राजसिंह ने अकाल रात हेतु कराया था। इसे राज समुद्र भी कहते हैं। एग्जाम में यह पूछा गया था कि राज समुद्र कहाँ स्थित है, तो राजसमंद झील में ही है। इस झील की नींव रखी थी घेवर माता ने। घेवर माता राजस्थान की एकमात्र बिना पति के सती होने वाली माता है। इस झील को 9 चौकिया झील भी कहते हैं, क्योंकि इस झील पर इस प्रकार से 9 चौकियाँ बनी हुई है, और इन 9 चौकियों में लिखी हुई है राज प्रशस्ति, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इन राज प्रशस्ति में 25 शिलालेख हैं, जिस पर संस्कृत भाषा में 1917 श्लोक लिखे हैं, और इस राज प्रशस्ति को लिखा था रणछोड़ भट्ट ने। और इसी झील के पास द्वारकाधीश मंदिर है। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ो अभियान चला रहा था, तब राज सिंह
ने 2 मूर्तियाँ बचाई थी। उसमें से एक थी द्वारकाधीश जी की मूर्ति और दूसरी थी श्रीनाथ जी की मूर्ति। द्वारकाधीश जी का मंदिर इस राजसमंद झील के पास स्थित है और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में स्थित है और इसी झील के पास घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। यह राजसमंद की सबसे बड़ी झील है, लेकिन राजसमंद की लाइफ लाइन है नंदसमंद झील। उसके बाद अगली मीठी पानी की झील है जोधपुर स्थित कायलाना झील, जिसमें इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की राजीव गांधी कैनाल से पानी आता है, जिससे जोधपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। और इसी झील के पास माचा सफारी बायोलॉजिकल पार्क भी बना है। उसके बाद अलवर स्थित सिलीसेड, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। चलिए अगले मीठे पानी की झील देखते हैं, जो है डूंगरपुर गैप सागर झील। गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है, आपको इतने याद रखना है। और इसे एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। इसके पास बादल महल भी बना हुआ है। उसके बाद है रामदेवरा झील, जो जैसलमेर में बनी हुई है बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास। यह मीठे पानी की झील है। इसके बाद सबसे प्रमुख मीठे पानी की झील है अजमेर स्थित पुष्कर झील। पुष्कर झील को तीर्थराज, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ, 5वां तीर्थ और कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और पुष्कर झील के पास से ही NH-89 गुजरता है। इसके पास NH-89 गुजरता है और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में मेला लगता है, जो ऊँट बिक्री हेतु प्रसिद्ध है। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील भी यह पुष्कर झील है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी ऐतिहासिक कार्य हैं वह इस झील के पास ही हुए हैं। जैसे विश्वामित्र की तपस्या मेनका द्वारा भंग की गई थी, वह भी इसी झील के किनारे। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा था, वह भी इसी झील के किनारे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, वह भी इसी झील के किनारे। मान सिंह ने मान पैलेस का निर्माण इसी झील के पास कराया था। इस झील के पास 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें से एक घाट को गांधी घाट या जनाना घाट भी कहा जाता है। इसी झील के पास अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण भी कराया था। और इसी झील पर जो सावित्री मंदिर है, वहाँ पर राजस्थान का 3rd रोपवे भी बना था। और इसी झील के पास ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है, वह भी इसी झील के पास था। राम जी ने दशरथ जी का अस्थि प्रवाह भी इसी झील के पास किया था। कौरव और पांडवों का मिलाप भी इसी झील के पास हुआ था। पुष्कर झील के जैसी कई समानताएं लिए कोलायत झील है, जिसका निर्माण कपिल मुनि ने कराया था। बीकानेर के कोलायत में यह झील भी NH-15 पर बनी हुई है। यहाँ पर भी 52 घाट हैं। इस झील पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, लेकिन इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं और अगली झील है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील अजमेर में बनी हुई है और इसका निर्माण अर्णवराज ने करवाया था। इसका निर्माण अर्णवराज ने कराया था और इसका निर्माण करने का कारण एग्जाम में कई बार यह भी पूछा गया है कि तुर्कों को मारकर उनकी लाश ठिकाने लगाने हेतु किस झील का निर्माण कराया गया था। तो तुर्कों को मार के उनकी लाश को ठिकाने लगाने हेतु अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णवराज ने कराया था और इस झील का निर्माण लूणी नदी के पानी को रोक के कराया गया था। आप ये देख लीजिए, ये अन्ना सागर झील है। नागपाड़ से जो लूणी नदी आती है उसके प्रवाह को रोक के इस झील का निर्माण कराया था। इसी झील के पास जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष बाग का निर्माण कराया था, जिसे आजकल सुभाष बाग कहते हैं। उस समय उसका नाम दौलत बाग था। और इसी झील के पास एक झरना गिरता है जिसे चश्मा नूर कहते हैं और इसका निर्माण भी जहांगीर ने करवाया था। उसके बाद प्रमुख झील है फॉय सागर, जिसका निर्माण 1891 में अकाल राहत हेतु अंग्रेज अधिकारी फॉय ने करवाया था। उसके बाद है बीकानेर स्थित गजनेर झील, जिसे पानी का दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद भरतपुर स्थित मोती झील, इसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। उसके बाद है तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ के टिब्बी में स्थित है और वह राजस्थान की सबसे नीची झील है।
इसी प्रकार नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और टिब्बी झील है वो राजस्थान की सबसे नीची झील है। नक्की झील को ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने इसे नाखूनों से खोदकर बनवाया था, और गिरासिया जाति अपनी अस्थि विसर्जन, अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन इसी झील को करते हैं, इसी झील में करते हैं। उसके बाद बूंदी स्थित कनक सागर झील। तो दोस्तों, इस प्रकार राजस्थान फिजिकल ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद अगर कुछ थोड़े बहुत टॉपिक बचते हैं तो हम अगली वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, 90% क्वेश्चन आपके इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।